हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर में। आज का मोटिवेशन कोट है, डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा सबका एक ड्रीम होता है, सबका एक एक सपना होता है कि मुझे लाइफ में, किसी का सपना होता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, किसी का सपना होता है मुझे आईपीएस बनना है, किसी का सपना होता है मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को सपना रहता है कि मुझे 12th में इतने परसेंट लाने हैं, उतने परसेंट लाने हैं। क्या हम उस हिसाब से, जो हमारा सपना रहता है, क्या उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं? क्या कर पाते हैं? हम अपना गोल तो बड़ा सेट कर लिए हैं, अपना जो एम है, जो सपना है हमारा, वो हमने बहुत बड़ा देख तो लिया है। क्या उसको पूरा करने के लिए हम उतनी मेहनत कर रहे हैं? हमको अपना, जो हमने अपना गोल सेट किया है, उसको नहीं, नीचे नहीं आने देना है, बल्कि उसको हासिल कैसे करना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए क्या सेक्रीफाइसेस करना है, वो हमको देखना है। अगर हम अपने गोल को डिक्रीज ना करके अपने एफर्ट को ज़्यादा लगाएं, तो हम किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो इस गोल को पाने के लिए हमको अपने गोल कम नहीं करने हैं, अपना एफर्ट बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये जो कैबिनेट है, उसने 1500 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो शॉर्ट फॉर्म में इरेडा के नाम से जाना जाता है, उसे 1500 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इरेडा की स्थापना 1887 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक निवेश गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी। हमको इसके आगे पढ़ने से पहले हमको पता करना पड़ेगा इरेडा क्या है। इरेडा यह भारत की एक नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनी रत्न कंपनी है। इसका कार्य नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसे 1987 की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था। इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रमोट करना है, इसका जो विकास करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कुछ समय पहले भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे सोलर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया और IRIDA के माध्यम से सोलर पार्क डेवलपर्स को प्रदान कराया जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 11 मार्च 1927 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ये वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह का संबोधन किया गया, जो कि प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम भारत की ओर एक राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित पहल का अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान शामिल हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता मिस्टर रिंकी केस द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित एक गीत जारी किया गया है। हम इतनी जानकारी तो आज़ादी महोत्सव के बारे में नहीं ले, लेकिन हम अभी आगे देखेंगे कि आज़ादी महोत्सव होता क्या है। आज़ादी महोत्सव यह एक
भारत के आज़ादी के लिए आज़ादी महोत्सव के लिए शुरू किया गया एक महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया 875 का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता के एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। महोत्सव की शुरुआती कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हो गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से पद यात्रा भी शुरू की, 241 मील। यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त हुई थी। ज्ञात हो कि 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह मार्च साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर समाप्त होना था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आगे बढ़ते हैं। चीन की अध्यक्षता में हुआ 2022 पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन। चीन की अध्यक्षता में जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2022 के, वो 18 और 19 जनवरी को आयोजित किया गया था। चीन ने 2022 में ब्रिक्स के घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। बैठक के दौरान इस वर्ष होने वाले कार्यक्रम और प्राथमिक चर्चा की गई है। ब्रिक्स की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है, जिसको हम मैप के द्वारा आपको दिखाना चाहते हैं। मैप के थ्रू आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के 5 महत्वपूर्ण देश हैं। 5 बड़े देशों का समूह वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक द्वारा इस समूह की शुरुआत हुई और वर्ष 2009 में नियमित रूप से आयोजित शिखर सम्मेलनों को सृजित राजनीतिक तालमेल के साथ वर्ष 2010 के दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश से ब्रिक्स के रूप में रूपांतरित हो गया। ब्रिक्स का महत्वपूर्ण जो बिंदु है, यह विश्व की आबादी के 42% है, जिसमें जो 5 देशों में जो 5 देश इसमें शामिल हैं, उनकी जो अगर आबादी हम देखते हैं तो वो विश्व की 42% आबादी है। भूमि क्षेत्र के जो अगर हम लैंड मास देखें, अगर हम ज़मीन का अधिग्रहण देखें, तो इन 5 देशों के पास 30% की भूमि है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। ये जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उनका जो आदान प्रदान होता है वो 16% तो ये 5 देश मिलके करते हैं। और इनके पास जो घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, जो उनका पूरे देश में ये लोग 24% कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो भूमि क्षेत्र है, लैंडमास है, उसका 30% तो इनके पास है, ये 5 देशों ने लिया है। और विश्व की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 42%। अगर 100 पूरे विश्व में 100 आदमी हैं तो उसमें से 42 आदमी इन 5 देशों से बिलोंग करते हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच में यात्रा पर्याप्त बाधक रहा। इसने वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है। ब्रिक्स देशों का विकास सहयोग जो है, इसने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को एक दृष्टिकोण का विकास किया है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। ये 5 देशों ने मिलकर एक बैंक का स्थापना किया है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ब्रिक्स की जो
आगे की राह है वो समूह के भीतर सहयोग। ब्रिक्स चीन के केंद्रीयता त्याग के साथ एक बेहतर आंतरिक संतुलन का निर्माण आवश्यकता है। यह क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विविधीकरण और सशक्तिकरण को तत्काल आवश्यकता में प्रबलित हो। ऐसे इन्होंने एक लोगों के लिए मदद करने के लिए कार्य किया है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना, इन पे काम करते हैं। डिजिटल समाधानों ने कोविड महामारी की बुरी तरह से प्रभावित विश्व की मदद की है। भारत शासन के सुधार के लिए नए प्रौद्योगिकी साधन का उपयोग करने के लिए अग्रणी देशों को शामिल किया है और लोगों के बीच परस्पर सहयोग का विस्तार किया है। पीपल टू पीपल कॉर्पोरेशन। यद्यपि लोगों के बीच परस्पर सहयोग के विस्तार के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा करनी, डिजिटल माध्यमों के संवाद वार्ता, व्यक्तिगत बैठकों का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने पीपल टू पीपल कॉर्पोरेशन किया है। ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये बहुत मूल संगठन है। आप इसके बारे में हम एक और डिटेल वीडियो लाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। AI अपनाने वाले शीर्ष वैश्विक देशों में शामिल भारत। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन है जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कौन से स्थान पर है। तो जो अभी ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन है उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत टॉप 10 कंट्रीज में आ गया। आर्टिफिशियल में निवेश करने वाला या आर्टिफिशियल पे काम करने वाला दुनिया के सभी देशों को ये रैंकिंग करता है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 6ठे पायदान पे पहुंचा है। पूरे वर्ल्ड के देशों को लेके ये एक रिसर्च करता है जिसमें भारत 6वें स्थान पे है। द ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह AI पर खर्च और निवेश के मामले 6ठे स्थान पर है। AI की उपलब्धियां भारत के आगे आने वाले देशों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देश हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। यह मशीनों की सोचने, समझने, निर्णय लेने की संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हें तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्मचेतन जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, तो आपको एक मूवी में रेफ़र करूँगा, वो आप देख लीजिए। आपको कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। रोबोट एक मूवी है रजनीकांत की, वो आपको देखना चाहिए। उसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। और सारे इंग्लिश मूवीज़ हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। जिस तरह से देश आज प्रगति की राह पे है, आगे आने वाले फ्यूचर में हमको मशीनों की जो मशीन है वो मैन मेड पावर को कैप्चर कर लेंगे। हमें ये इसका खतरा भी बहुत है और इसकी अच्छाइयाँ भी बहुत है। जो बहुत फास्ट काम करेंगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आगे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC द्वारा सभी ऋणों के आधार दरों में कटौती,
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आरईसी द्वारा सभी ऋणों के आधार पर दरों में कटौती हुई। यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी के लिमिटेड ने सभी प्रकार के ऋणों के आधार पर दरों में 40 बीपीएस के अतिरिक्त कटौती की है। यह बिजली कंपनियां के प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उधार लेने और बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए निवेश करने में मदद करेगा। पिछले एक साल में दोनों संगठनों ने उधार दरों में संचयी रूप से लगभग 3% तक की कमी की है। अगला, हिमाचल के पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा अनावरण। हिमाचल प्रदेश है जो हमारे नॉर्थ में है। 19 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध नामक नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और .4875 पर कब्जा किया। .4875 नियंत्रण रेखा एलओसी के पास एक पहाड़ की चोटी है। इसे एक सैनिक के नाम पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। बत्रा के बारे में और जानना है तो उनकी एक मूवी आई है शेरशाह, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण की सफल परीक्षण। जो डीआरडीओ है उन्होंने एक परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। भारत ने 20 जनवरी 2022 को ओडिशा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए संस्करण की सफलपूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे दिखती है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति की उड़ान भरती है। डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय नौसेना एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से ब्रह्मोस, और जो अभी हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया वो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 2 से 3 गुना साउंड से ज़्यादा रहती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एएफसी वुमेन्स एशियन कप शुरू हुआ। एएफसी महिला एशियाई कप का 20वां संस्करण। एएफसी महिला एशियाई कप का 20वां संस्करण 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। यह भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत में 1979 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और यह 20 जनवरी से 6 जनवरी तक भारत में आयोजित किया जाएगा और प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत में मुंबई और पुणे में मैचों का आयोजन होगा। नेक्स्ट, आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुई स्मृति मंधाना। जो स्मृति मंधाना है को आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। आईसीसी मेंस T20 टीम में शामिल भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, अब तक कोई नहीं था। भारतीय टीम के उप कप्तान 2021 में 31.87 के औसत से 255 रनों के साथ T20 प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थी। उन्होंने खेले गए 9 मैचों में अर्धशतक बनाए। सूची में शीर्ष पर मंधना के साथ इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोट शामिल है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा लेंगी सीजन 2022 के बाद संन्यास। भारतीय टेनिस जो स्टार सानिया मिर्जा है वो 2022 के बाद अपना संन्यास ले लेंगी। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारतीय जो थी सानिया मिर्जा, उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स डबल्स और 2012 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते हैं। उन्होंने यूएस और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और
अगला जो करंट अफेयर आज का है, विराट कोहली बने एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। आज के 3 प्रश्न जो हैं स्पोर्ट्स से ही आ गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हाल ही में, क्योंकि ये करंट अफेयर है, आप सब लोग जानते हैं। 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत का सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पर्ल के बेलोट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। मौजूदा वनडे में 9 रन बनाने के बाद कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए, जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में 5065 रन बनाए थे। कोहली का नाम भारत के टेस्ट कप्तान 68 के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का भी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए HAL और मॉरिशस के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ALH Mk3 5.5 टन श्रेणी की एक मल्टी रोल मल्टी मिशन वर्सटाइल हेलीकॉप्टर है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, जो ये गलती से उल्टा सीधा लग गया है तो हम आगे स्किप करते हैं उसको। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई आयु सीमा। जो मेघालय है कैबिनेट है, वो अभी जो नौकरी देने की जो आयु थी उसको बढ़ा दिया है। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी को इच्छुक उम्मीदवारों की सीमा 5 साल वृद्धि करने का फैसला किया है। पहले कितना था? पहले 27 वर्ष था, अभी उन्होंने उसको बढ़ा के 32 वर्ष कर दिया है। सामान्य वर्ग उम्मीदवार अब 32 वर्ष की आयु तक, जबकि अनुसूचित जनजाति जो ST SC कैटेगरी के हैं उनको 37 वर्ष तक मौका दिया जाएगा नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में 40% के उछाल। RBI का कहना है जो डिजिटल भुगतान था, जो हम फ़ोन पे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें 40% का बढ़ावा देखने को मिला। RBI के नवीनतम सूचकांक के अनुसार सितंबर 2021 डिजिटल भुगतान का लेन देन का सालाना 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। RBI के नवीनतम सूचकांक के अनुसार, ये जो अभी न्यू रिपोर्ट निकाली है, RBI ने जो नया रिपोर्ट निकाला है उसके अनुसार 40% की वृद्धि हुई है। नवगठित RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2021 के दौरान